हेलो फ्रेंड, आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में आज हम आउटपुट इनपुट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। मेनली आज लेक्चर 4 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 4 के पार्ट 1 में हम सबसे पहले आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस में हम ये इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सबको पता भी होगा, पर फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि इस लेक्चर से हम VS कोड में प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो स्टार्ट हो गया है। तो उसमें हम एक प्रिंटफ फंक्शन है, इसके बारे में जानेंगे और इसके थ्रू हम कुछ प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे और आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा इसको। और ये जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, प्रिंटफ फंक्शन का। फिर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में, जिससे कि हमारी कोडिंग और भी इजी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो मैं प्रफुल सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइस। जैसा कि हम सबको पता है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे कि हम इनपुट दे सकते हैं। तो जैसे कि हम, आपको स्क्रीन पे माउस दिख रहा होगा, माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, तो माउस एक इनपुट डिवाइस हुआ। वैसे कीबोर्ड कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू भी हम इनपुट देते हैं। माइक, जैसे कि मैं अभी इनपुट दे रहा हूँ माइक से, मैं अभी ये वीडियो बनाते समय माइक से इनपुट दे रहा हूँ, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है, स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज के लिए कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मॉनिटर, और ये भी स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इसी को माना गया है। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर के थ्रू भी हम आउटपुट ले सकते हैं। वैसे स्पीकर, जैसे मैं माइक से इनपुट दे रहा हूँ, तो स्पीकर से आउटपुट भी ले सकता हूँ, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रिंटफ फंक्शन की तरफ। तो ये प्रिंटफ जो है, ये कीवर्ड नहीं है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रिंटफ जो है वो एक कीवर्ड है, पर ये कीवर्ड नहीं है। तो आखिर ये क्या है? ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कीवर्ड नहीं है, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये अभी के लिए आप बस ये जानिए कि एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होता है, ये हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं, ये जो प्रिंटफ है, ये दो तरीके मैसेज को प्रिंट करता है। दो तरह के मैसेज को प्रिंट करने में ये यूजफुल है। जो पहला टाइप है वो है कि ये एज इट इज मैसेज को प्रिंट कर देता है, और दूसरा जो है, ये किसी एक्सप्रेशन को और वैल्यू वेरिएबल को प्रिंट करता है। तो ये हो गया। थ्योरी काफ़ी कम था इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 में इनपुट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इनपुट लेने के बारे में समझेंगे। तो अब ये हमारा थ्योरी था यहाँ तक। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और कुछ प्रोग्राम बनाते हैं इसके हेल्प से, प्रिंटफ के हेल्प से। तो चलिए, जैसा कि आप, तो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। मेनली हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। तो ये जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो कोड ब्लॉक के अंदर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कोड ब्लॉक को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप हमारे सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें पहला लेक्चर वही होगा। तो जब हम सी एक बार जब कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कोड ब्लॉक को अपने ओपन कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एम्प्टी फाइल पर क्लिक करेंगे और एक फाइल हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एम्प्टी फाइल को सबसे पहले सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमें इस पे राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमें ये फोल्डर देगा। हम फोल्डर में जाके और इसको सेव कर लेंगे, जिस नाम से चाहें उस नाम से सेव कर लें। तो मैं इसको सेव नहीं करता,
हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा है। वो स्टार मार्क इसलिए देगा ताकि हम, क्योंकि हमने अभी तक इस फोल्डर को सेव नहीं किया, इसकी वजह से इस फोल्डर पे स्टार मार्क दिखा रहा है। जैसे हम इस फोल्डर को सेव कर लेंगे, इसका स्टार मार्क हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फोल्डर पे स्टार मार्क दिख रहा है, पर ये जो स्टार मार्क इसको हटाना है हमें, तो हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके और सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल प्लस एस दबा के मैंने भी सेव कर लिया। सेव करने के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार हट गया है। तो ये रहा कि हम कोड ब्लॉक को ओपन करने के बाद अपने प्रोग्राम लिखने के लिए उसको रेडी कैसे करेंगे। तो जैसे हम एक बार अपने कोड ब्लॉक को प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी कर लिए, तो अब बारी आती है प्रोग्राम लिखने की। तो प्रोग्राम लिखने की बारी आ गई है हमारी। तो सबसे पहले, आज जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में कभी बताया है पहले, कि हम आज प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको ब्रीफ में प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताया था, अब हम इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें कोई लेटर लिखना है तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है कि हाँ, लेटर को इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। वैसे ही सी लैंग्वेज लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है कि हाँ, सी लैंग्वेज को लिखने का ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट सी लैंग्वेज को लिखते हैं। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, और इस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट यूज में आएगा जब भी कोडिंग करेंगे हम सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हमें लिखना है मेन, उसके बाद हमें देना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हमें देना है इंटर, इंटर करने के बाद हमें फिर देना है कर्ली ब्रेसेस। ये रहा, बस ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। तो एक बार जब हमने फॉर्मेट लिख लिया, अब फॉर्मेट लिखने के बाद हमें कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमें कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। वैसे तो आज लेक्चर में कई सारे प्रोग्राम बनाएंगे, तो पर ये जो प्रोग्राम है वो एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम ये बनाने वाले हैं कि प्रिंटफ का यूज करके हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने वाले हैं। मतलब कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, हम ये प्रिंट कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो फंक्शन है प्रिंटफ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसकी वजह से मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ आपको वैसे ही टाइप करना है। जहाँ स्मॉल लेटर वहाँ स्मॉल लेटर, जहाँ कैपिटल लेटर वहाँ कैपिटल लेटर। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल होने में एरर आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद हमें ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के अंदर अब हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ब्रैकेट के बाद ये हमने, अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे अब वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, हमें ये प्रिंट करना है। आपको ये ध्यान रखना है, ये पैरेंथेसिस जरूर देना है हर स्टेटमेंट के बाद। ये डिनोट करता है, ये सिंबल, कि एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है कि एक स्टेटमेंट खत्म हुआ। तो अभी भी अगर हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो हमारा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। पर अगर इसके अलावा अगर हम कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सी की कोडिंग के लिए, तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम रन हो पर आपको दिखे ना, वो फ्रैक्शन सेकंड के लिए रन हो और आपको ना दिखे। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा रन हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो हम सेफ साइड के लिए मैं यही प्रीफर करूंगा कि हम वो एक लाइन जो एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी इस पर नोट करके हमेशा रखें, ताकि हमारा प्रोग्राम अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में भी रन करे तो कोई इशू ना आए। तो इसकी वजह से सबसे पहले हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें सबसे पहले इस फाइल को सेव करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा है, तो फाइल सेव नहीं, तो हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे बिल्ड पे आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर यानी कि EXE फाइल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, हेडर फाइल, डिक्शनरी, लाइब्रेरी, एक्सट्रैक्टर, इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको जब लेक्चर 1 में जब मैं आपको कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना बताया था, उसमें मैंने ये बताया था आपको कि कोड ब्लॉक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपाइलर, लिंकर सब कुछ इनबिल्ट है। तो और ये एक क्लिक पे सारा काम करता है।
अगर आप चाहें तो एक क्लिक पे भी कर सकते हैं, तो आगे से हम एक क्लिक पे करेंगे, पर इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बिल्ड पे आएंगे, बिल्ड पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपाइल, फिर बिल्ड, तो हम यहाँ पे बिल्ड और रन करते हैं। अगर आप चाहें तो ये अलग अलग प्रोसेस अलग अलग बार कर सकते हैं, पर हम ये दोनों एक साथ कर लेते हैं प्रोसेस। तो हमारा प्रोग्राम रन कर गया कंपाइल होकर के, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। पर ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे, आप सोच रहे हो कि ये जो नीचे आ रहा है प्रोसेस रिटर्न 0, ये ब्ला ब्ला लिखा हुआ जो भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये अगर जब आप सॉफ्टवेयर फाइल, जब आप exe फाइल जब बना के दे देंगे अपने फ्रेंड को, तो ये उसमें नहीं आएगा। क्योंकि आप कोड ब्लॉक यूज करें तो ये कोड ब्लॉक प्रिंट करा रहा है। जो भी वो नीचे में जो प्रोसेसर वगैरह जो भी लिखा हुआ आया था, वो कोड ब्लॉक में आप करें तो वो कोड ब्लॉक प्रिंट करा रहा है। अगर आप ये exe फाइल, इसकी exe फाइल कहाँ होगी ये मैं आपको बताता हूँ अभी वीडियो में आगे, कि अगर आप सॉफ्टवेयर किसी अपने फ्रेंड को, आपने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया, अब आपको ये सॉफ्टवेयर किसी अपने फ्रेंड को देना है, तो आप इसको कैसे देंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने अभी बोला कि ये अगर प्रोग्राम अगर मैं इतना लिख करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर रन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो रन ना करे, मतलब कि रन करे पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के रन करे और प्रोग्राम एंड हो जाए। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि जो भी हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ बस यही एक लाइन लिखा हुआ है, और जैसे ही एक लाइन होगा वो प्रोग्राम अपने आप एंड हो जाएगा। तो हम एक नए फंक्शन के बारे में जानेंगे, और इस फंक्शन के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों के। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पूछ लेने के बाद, या फिर पेपर में आने के बाद, या फिर ऐसे हम बहुत ही मिथ है इस फंक्शन के बारे में। तो इस फंक्शन का सही यूज़ क्या है, इस फंक्शन का हम सही यूज़ क्यों करते हैं बताता हूँ। तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम है गेट सी एच। हम यहाँ पे टाइप करेंगे गेट सी एच, गेट सी एच टाइप करने के बाद हम अब यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और पैरेंथेसिस दे देंगे। ये जो गेट सी एच, जो भी ये लोग कहते हैं कि गेट सी एच, अक्सर आपने सुना होगा गेट सी एच जो फंक्शन है वो स्क्रीन को रोकने के काम में लाता है, कि वो स्क्रीन को रोकेगा, पर ऐसा नहीं है। इसका जो सही यूज ये है कि ये कैरेक्टर लेने के लिए रुकता है। ये मतलब कि हाँ, हम स्क्रीन यूज रोकने के लिए इसको यूज करते हैं, पर इसका जो आखिरी स्क्रीन क्यों रुकता है उसका कारण ये है क्योंकि ये कैरेक्टर लेने के लिए रुकता है कीबोर्ड से। तो इसके वजह से ये कैरेक्टर लेने के लिए रुकता है। तो अब हम इसको फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद F9 के, तो हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस यूज करते हैं। कंट्रोल एस सेव करने के बाद, कंट्रोल एस सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हम देखेंगे कि अब सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ट एंड रन करेंगे। पहले रन करने के बाद ये बिल्ट होगा, बिल्ट होने के बाद रन होगा। ये देखिए ये रन हो रहा है। अब जो हमने पहला प्रोग्राम रन किया उसमें जो नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा था सी के थ्रू, वो अभी लिखा हुआ आएगा, पर वो इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारा जो पहला कमांड है ये प्रिंट है, ये रन हुआ, और ये जो दूसरा जो हमने इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट इसको होल्ड करके रखा हुआ है स्क्रीन को एक कैरेक्टर इनपुट के लिए। जैसे हम इसमें कीबोर्ड से अपने कोई कैरेक्टर इनपुट देंगे तो ये प्रोग्राम आगे चलेगा, और जैसे हम कोई और की यूज करते हैं तो वो प्रोग्राम फिर खुद से बंद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम आज का। अब हम बात करते हैं, अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम बना रही। अब हम चाहते हैं कि जो हम हेलो वर्ल्ड चाहते हैं, ये हेलो वर्ल्ड 2 लाइन में प्रिंट हो। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको हम रन करते हैं। जैसे अभी ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट ना हो करके एक हेलो इस लाइन में प्रिंट हो, और जो वर्ल्ड है वो ये नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो यहाँ पे। तो ये कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए क्या हम, अगर हम इस हेलो और वर्ल्ड को अलग अलग दें तो क्या ये ऐसे काम करेगा? तो चलिए देखते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं इसको आपका सही ट्रिक बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको इसको दोनों को अलग अलग लिख देते हैं दूसरे लाइन में। तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे हम पेस्ट करेंगे इसको, इंटर। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हेलो हटा देते हैं, और यहाँ से वर्ल्ड हटा देते हैं। तो ये जो है
अब हम देखते हैं क्या ये काम करता है, तो हम इसको पहले सेव करें कंट्रोल एस से, फिर उसके बाद बिल्ट एंड रन करेंगे। तो ये देखिए अभी भी ये ऐसे ही आ रहा है, और हमने इसको दोनों अलग अलग लाइन लिखा, बल्कि अब तो स्पेस भी नहीं यहाँ पे आ रहा है, जो हमने स्पेस दिया था वो स्पेस भी नहीं शो हो रहा है। ताकि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सही तरीका क्या है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी देखिए, अभी ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा है, वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो अब हम जो भी लाइन लिखेंगे वो अगर हम नीचे लाइन में लिखेंगे, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट इस नीचे, अगर इस लाइन के नीचे यानी कि यहाँ लिखते हैं, तो भी वो इसके आगे ही प्रिंट होगा। तो हमें जब तक ये कर्सर नीचे नहीं आता तब तक जो हम लिखेंगे वो नीचे प्रिंट नहीं होगा। तो सबसे पहले इस कर्सर को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस कर्सर को नीचे लाएंगे हम, तो इसके लिए हम सीक्वेंसेस का यूज करेंगे। स्केप सीक्वेंसेस जिसको कहते हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केप सीक्वेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्केप। बहुत सारे तरीके के स्केप सीक्वेंस होते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसको मैं कभी कमांड कर दे रहा हूँ क्योंकि ना फिर कंपाइल करने में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। स्केप सीक्वेंस काफी सारे टाइप के होते हैं। इसमें हम एक स्केप सीक्वेंस अभी इसमें यूज करेंगे तो हमारा लाइन जो है चेंज होगा। तो और आपको इसके थ्रू मैं होमवर्क भी दूंगा कि आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा बैक स्लैश एन, जो है बैक स्लैश एन का जो यूज हम करते हैं वो करते हैं लाइन चेंज करने के लिए। लाइन चेंज करने के लिए हम बैक स्लैश एन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको इसको देखते हैं कैसे यूज किया जाता है और उसके बाद ये क्या होता है। तो हम जब इसको बैक स्लैश एन यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बैक स्लैश एन, और इसको हम इसको सेव करते हैं। अभी ये प्रोग्राम, ये जो लाइन है प्रिंटफ वर्ड, ये कोड से हटा दिया मैंने। ये डबल स्लैश करके हम कमांड करते हैं किसी प्रोग्राम को, किसी स्टेटमेंट को। वो स्टेटमेंट कमांड करने का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट अभी रन नहीं होगा। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि ये जो हमने बैक स्लैश एन लगाया है इसका काम क्या है। तो हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे कंट्रोल एस से, उसके बाद हम इसको बिल्ट एंड रन करेंगे। बिल्ट एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा इशू आ गया है। ये जो बैक स्लैश एन है यहाँ पे, ये जो है बैक स्लैश हमने नहीं दिया है, ये है बैक स्लैश, वो फॉरवर्ड स्लैश था, बैक स्लैश। ओ ये सब इन सब में प्रॉब्लम आ गया है। ये सब बैक स्लैश होगा, ये सब बैक स्लैश। आप समझ जाना सब ये बैक स्लैश ही है। मैं इसको अभी 1 मिनट फटाफट सब सही कर देता हूँ, 1 मिनट बस। तो हम इसमें फिर बैक स्लैश बी, फिर इंटर करके फिर डबल बैक स्लैश, यहाँ पे बैक स्लैश, फिर यहाँ पे भी बैक स्लैश। अब हम यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज करने के बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करके और इसको बिल्ट एंड रन करते हैं। जैसे हम इसको बिल्ट एंड रन करेंगे आप देखेंगे कि अब कर्सर यहाँ पे आ गया। तो अब हम जो भी कुछ लिखेंगे वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा हेलो के बाद। तो अब हम इसको, इसका भी कमांड हटाते हैं और देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है। फिर हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर इसको हम बिल्ट एंड रन करेंगे। तो जैसे हम इसको बिल्ट एंड रन करेंगे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड अलग अलग टाइप हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस हेलो वर्ल्ड को, ये जो वर्ल्ड है इसको हम यहाँ पे एक दूसरा लाइन ना बना करके, इतना ज़्यादा कोडिंग फिर से ना लिख करके, प्रिंटफ हमारा लिखने का टाइम बचेगा, ये ना लिख करके हम इसको सिंपल से यहाँ पे इसके आगे भी पेस्ट कर देंगे और इस लाइन को हम कमांड कर देते हैं ताकि ये रन ना हो। फिर हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको बिल्ट एंड रन करते हैं। जैसे हम इसको बिल्ट एंड रन करेंगे आप देख सकते हैं कि फिर अभी भी ये आउटपुट वैसे ही है और हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यह दूसरा ट्रिक, और हमने इसमें स्केप सीक्वेंस के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में और एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर
4 टाइप्स के होते हैं मेनली। वो क्या है पहले हम उसको जान लेते हैं, फिर उनके यूजेस जानेंगे। %d, %f, %c, %lf। यहाँ पे हो गया %lf, नॉट if, lf होगा %lf। तो ये जो है इतने फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। एक जो मैंने कमेंट किया हुआ लाइन, इसको हटाते हैं और इसको हटा देते हैं, और मैं फिर से फ्रेश कोड यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको बस ये ध्यान देना है कि मैंने अभी गेट ch यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे वेरिएबल बनाने का। जैसे कि हमने वेरिएबल डिस्कस किया था, तो अब हम वेरिएबल बनाने के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, तो वो वेरिएबल बनाने के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमको वेरिएबल बनाना है तो हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे हम डिफाइन करेंगे इंट एक डेटा टाइप है, आपको पता होगा। इंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x, और x को फिर हम असाइन करेंगे। x को हम असाइन करेंगे, x को हम असाइन कर देते हैं, मान लेते हैं लेट्स 4 मान लेते हैं। फिर हम असाइन करेंगे y को, y को असाइन करेंगे, y असाइन करेंगे तो हम y को मान लेते हैं 5 इस बार। चलिए अब हम ये जब एक बार असाइन कर लिए, तो असाइन करने के बाद हम फिर यहाँ पे इंटर करते हैं, और यहाँ पे अब हम अपना प्रोग्राम चाहते हैं। हम अब ये चाहते हैं कि जो हमारे x में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम प्रिंट करें स्क्रीन पे। जो भी हमारी वैल्यू है x की, हम 4 को नहीं प्रिंट करना चाहते, हम x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, या फिर हम y की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि जब भी प्रिंट की बात है तो हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन होगा प्रिंट एफ। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, हमको प्रिंट करना है x। जो भी हमारे x में वैल्यू है हमको उसको प्रिंट करना है। तो हम उसके लिए अब हेल्प लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d का। अब हम बात करेंगे %d का हम हेल्प क्यों लेंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम %d लिखते हैं, उसके बाद अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हमें चाहिए x की वैल्यू, जो भी x में वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे x टाइप कर देंगे। x टाइप करने के बाद हम इसको सेमीकोलन, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करके रन करके देखते हैं पहले कि हमारे x की वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं। फिर हम बात करेंगे कि हम %d ही क्यों यूज किए, बाकी %f और c और ये सब क्यों नहीं यूज किए। ये जो f है ये स्मॉल f होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, बिल्ट एंड रन। जैसे हम बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 प्रिंट हो रहा है, और हमारे x की वैल्यू 4 है, तो ये प्रिंट हो रहा है। अभी आपको ये ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहा होगा, पर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ये जो %d वाला सिस्टम है वो आपको काफ़ी यूजफुल लगने लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले, आखिर हमने इसमें %d क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब हम बात करते हैं %d हम इसमें क्यों यूज़ किया। क्योंकि तो हम इसमें %d इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि %d जो होता है वो int टाइप डेटा टाइप को डील करने के लिए यूज़ करते हैं हम। वैसे f जो है वो फ्लोट को, ये सब डेटा टाइप है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता दिया ये सब। फिर जो c है वो कैरेक्टर को, इसको हम कैर लिखते हैं, और जो lf है वो डबल्स को। तो अब हमें सबसे पहले, जब भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंट, इसलिए हमने इसमें %d यूज किया। अगर हम कोई फ्लोट डिफाइन करते तो हम यहाँ पे %f यूज करते। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो हम ये काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे वैल्यू y की जो वैल्यू y की वैल्यू प्रिंट हो, तो हमें बस %d रहने देना, और यहाँ पे कॉमा क्या के y लगा देना। और यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। सेव करके रन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो हम इसको, ये देखिए हमारे, हमने y की वैल्यू 5 रखा था तो y की वैल्यू 5 शो कर रही है यहाँ पे। हम चाहते हैं, ये रहा बेसिक। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे x और y की वैल्यू है उसका सम हमें पता चले। तो हमें x और y की जो वैल्यू का सम हमें पता करना है, तो हम यहाँ पे %d कर देंगे, और हमें x और y की वैल्यू का सम पता करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y, और हम इसको सेव करके रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे x में 4 है, y में 5 है, और जो इसका सम है वो 9 होगा, तो हमें यहाँ पे 9 शो हो रहा है। तो अब हम
ये हो गया। पर अभी ये जो है हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब हम चाहते हैं कि कुछ टाइप किया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, हम चाहते हैं कि लिखा हुआ है सम ऑफ जो भी मेरा x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जो भी इसका सम होगा। मान लीजिए हम इसको z मान लेते हैं, तो हम चाहते हैं ये प्रिंट होकर के आया हमारे स्क्रीन पे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अब लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल टू %d। आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ इसमें %d 3 बार लिख दिया और मैंने इतनी बार इसको %d कर दिया। तो ये कौन से %d को कब करेगा, तो हम इसमें %d को डिफाइन कर देते हैं। जो हमारा पहला %d है, हम चाहते हैं कि x की वैल्यू प्रिंट हो, तो हम इसमें यहाँ पे x लिख देंगे। फिर जो हमारा दूसरा %d है, वो उसमें हम चाहते हैं कि y की वैल्यू है, तो हम y लिख देंगे। और जो हमारा तीसरा %d है, उसमें हम चाहते हैं कि x प्लस y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे x प्लस y लिख के और इसको एज इट इज सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम करता है या नहीं। तो हम इसको, ये देखिए हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9 ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। एक्चुअली 2 ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम रन किया, जैसे हम फिर से इसको रन करते हैं, आपको दिखाता हूँ। जैसे हम जो भी कुछ रन कर रहे हैं वो इस कॉर्नर से, यानी कि हमारे लेफ्ट कॉर्नर से राइट होना लिखना स्टार्ट हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ कहीं से लिखा हुआ स्टार्ट हो, यहाँ से लिखा हुआ, यहाँ से लिखा हुआ, यहाँ से लिखा हुआ स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कोड डालेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, इसमें मेजर चेंजेस होंगे ये, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। जैसे कि अगर आपको लेटर के हिसाब से अगर डिस्कस करूँ, इंग्लिश लेटर के हिसाब से, तो लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर लिखने का अलग, ये जो फॉर्मेट था वो सेम होता है, पर फॉर्मल में कुछ चेंजेस लाते हैं और इनफॉर्मल में कुछ अलग चेंजेस लाते हैं। तो वो इतना ही इसमें चेंज करना है। तो हम इसमें, आपको याद होगा हमने हेडर फाइल के बारे में बात किया था, तो अब हम इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि है, हम टाइप करेंगे इंक्लूड विंडोज.h फाइल को, हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। अब हमने इसे क्यों इंक्लूड किया ये भी हम बात करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम अभी टाइप करते हैं प्रिंट एफ, और तो हम देखते हैं कि जो हमारा कर्सर है उसको हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारा कर्सर अभी कहाँ आ रहा है। तो इसको बिल्ट एंड सेव करते हैं, बिल्ट एंड रन। तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ रहा है। पर हमें मान लीजिए अगर यहाँ लिखना है कहीं यहाँ पे, तो हमें मेरे कर्सर को यहाँ लाना होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात किया कि जहाँ कर्सर होगा, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहीं पे हमारा टाइप, वहीं से हमारा लिखना स्टार्ट होगा। तो हमें कर्सर को यहाँ लाना, तो यहाँ लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं। तो उसके लिए अभी हमने इंक्लूड किया विंडो फाइल को। अब हम इस विंडो फाइल में कुछ कोडिंग करेंगे। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस लैंग्वेज जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ आपको वैसे ही टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CORD कोड के बाद स्पेस C, ये हम डिफाइन कर रहे हैं अभी वेरिएबल। उसके बाद इंटर करते हैं। अब हम x, ये जो है हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया। जैसा कि अगर मैथ्स के स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई पोजीशन बताता है, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, COORD, ये कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर रहा है। अब हम कोऑर्डिनेट लिख लिया एक बार। अब कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करेंगे C.x, तो x कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन कर रहे हैं। इक्वल टू हमें कहाँ चाहिए, हमें 40 पे चाहिए। मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि हमें 40 पे, हमें x में 40 प्लेस पे हमें चाहिए 40 यूनिट पे, तो हम वहाँ पे 40 लिखेंगे। 40 लिखने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम y कोऑर्डिनेट को
डिफाइन करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करने के लिए y इज इक्वल टू, बिल्कुल आप करेक्ट अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखेंगे, जो मैं अपर में लिख रहा हूँ वो अपर में, जो लोअर में लिख रहा हूँ वो लोअर में। और हम चाहते हैं कि ये हमारा 13 पे आए y एक्सिस में। अब हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिया, कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे तो अभी ये रन होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, पर ये रन होगा नहीं। ये देखिए अभी कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आया, अभी सिर्फ यही इतना रन हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारा जो शो होगा। अभी हमने ये डिफाइन किया, अब हम इसका कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए हम टाइप करेंगे सेट कंसोल, जो अपर केस में लिख रहा हूँ अपर केस, जो लोअर केस में लिख रहा हूँ लोअर केस में। कितनी बार बोल रहा हूँ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। कंसोल कर्सर कर्सर के बाद कर्सर पोजीशन। अब ये जो हम लाइन लिख रहे हैं ये हमारा कर्सर पोजीशन चेंज करेगा। उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट, इसमें हम लिखेंगे गेट std हैंडल, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसको कर देंगे। फिर हम देंगे ब्रैकेट में फिर हम टाइप करेंगे आउटपुट std अंडरस्कोर आउटपुट हैंडल, ये आपको दिख रहा है। तो इसका हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद जो हमारा सी है जो हमने ऊपर कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइन किया है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखते हैं इसको बिल्ड करने का। हाँ ये रन हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये यहाँ शो होने लगा। अब देख सकते हैं ये शो हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये हेलो हटाते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं प्रफुल्ल, या सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कर्सर का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है अभी। तो कर्सर का पोजीशन आने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, ये देखिए हमारा जो कर्सर का पोजीशन अभी यहाँ पे आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कर्सर का पोजीशन। तो ये कर्सर का पोजीशन यहाँ आ रहा है, तो अब हम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारा यहीं पे लिखा हुआ आएगा। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, टाइप करके देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रफुल्ल, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आने लगा। तो ये रहा। अब हम दूसरे ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये नाम है प्रफुल्ल ये मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ और चेंजेस लाने होंगे। वो चेंजेस ये होंगे, सबसे पहले हमारा ये इंक्लूड रहेगा। इंक्लूड के बाद हम इसमें void लिखेंगे। void के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। void भी एक डेटा टाइप है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले void को डिस्कस करेंगे। void अब हम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें GoToXY यूज़ करते हैं। अब हम GoToXY इसमें बना सकते हैं चाहे तो हम इसमें लिखते हैं GoToXY, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं void को, एक वेरिएबल हो गया, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं GoToXY। अब इसमें ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट में हम इसमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं int टाइप वेरिएबल, int x डिफाइन कर लिया। फिर हम डिफाइन कर लेंगे int x और y हम इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट डालेंगे जो x y है। तो हम इसमें डाल लेते हैं int y। अब इसको डिफाइन करने के बाद हम आते हैं आगे और इंटर करके हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और जो हमारा ये कमांड है, जो हमने ये अभी स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को कट करके और इसमें ले आगे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो हम GoToXY के थ्रू अब हम काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट GoToXY में अब काम करता है या नहीं करता। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे GoToXY, देखते हैं कि ये सेम फंक्शन हमारा काम करता है या नहीं GoToXY के लिए। तो यहाँ पे GoToXY, फिर हम डालते हैं ब्रैकेट में हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा, हमें यहाँ पे x डालना होगा x की जगह पे, और y की जगह पे y डालना होगा। अब हम x y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। तो हम x की वैल्यू मान लीजिए चाहते हैं इस बार 20 चाहते हैं और 10 चाहते हैं।
हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। गो टू एक्सवाई क्या किया हमने, ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो गया। मैं यहाँ पे भूल गया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ये देख लीजिए। तो अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करते जाएंगे और हमारा प्रोग्राम, तो हमने मेनली क्या किया कि हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया खुद से। ये जो गो टू एक्सवाई नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, तो इसमें हमने ये किया। अब हम चाहते हैं ये जो प्रफुल्ल है, हम अब इतने तक नहीं रुकेंगे, हम चाहते हैं कि जो प्रफुल्ल लिखा हुआ आ रहा है ये मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, जितने टाइम्स हम चाहें उतने टाइम्स लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये सेम रहेगा। ऊपर एक्सवाई सही है, यहाँ पे हम 20 पे चाहते हैं कि 20 वर्ड के डिस्टेंस पे आए, 20 यूनिट के डिस्टेंस पे, और हम चाहते हैं कि ये 10 टाइम आए। तो हम फिर से एक डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम है इंट, और इंट वेरिएबल जो होगा वो हम इंट वेरिएबल पर आई को डिफाइन करेंगे, इंट वेरिएबल, तो इंट आई। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम आई के लिए कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो हम आई के लिए कुछ कंडीशन लगाएंगे, आई के लिए हम कंडीशन ये लगाएंगे कि फॉर आई, बार बार आपको ध्यान देना है, फॉर आई के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर आई, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड हमने डिस्कस किया था, फॉर आई इज इक्वल टू 1, फॉर आई इक्वल टू 1। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 10 बार, हम चाहते हैं 10 बार प्रिंट हो, तो प्रिंट हो 10 बार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू, फिर हम देंगे एक स्टेटमेंट को बंद करेंगे, फिर हम चाहते हैं कि 1 से 10 तक प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जब तक आई 10 के बराबर ना हो जाए तब तक प्रिंट हो 20 यूनिट आगे। फिर हम इसको बंद करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब कि आई को बढ़ाना है, आई प्लस प्लस, और फिर हम यहाँ पे दे देंगे स्टेटमेंट को ब्रेक। स्टेटमेंट को ब्रेक देने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे, सेव करके रन करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अनएक्सपेक्टेड एरर, क्या है एरर इस बार? तो अब इसके अंदर ये काम करे तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे, करली ब्रैकेट, और इस करली ब्रैकेट को हटा देंगे और दूसरा करली ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इससे हमारा जो है, अब इसको सेव करके कंपाइल करते हैं। यहाँ पे इशू है, ये अब ये हो गया। हम इसको सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे, अब ये रन हो जाएगा। पर अभी ये 10 टाइम्स रन हुआ नहीं, क्यों नहीं रन हुआ? अच्छा, हमने ये गेट सी एच जो हमने ये लिखा है, हम इसमें हमको बार बार कैरेक्टर देना होगा, तब ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा। तो हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते क्या, इसको हम कमांड कर देते हैं। कमांड करने के बाद अब हम इसको सेव करके इसके बाद ये देखते हैं। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, एस करने के बाद इसको सेव किए, सेव करने के बाद हम अब इसको रन करेंगे। अभी हमसे कोई आउटपुट नहीं आएगा, और ये देखिए ये 10 बार 20 यूनिट पे टाइप हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हम चाहे तो मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते हैं, हम चाहे तो इनपुट लेकर के फिर हम ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, ये हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।